नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीज स्टडी IQ में। दोस्तों इन दिनों मैंने लुसेंट की इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लुसेंट में हिस्ट्री पार्ट के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जो लुसेंट है इसको मैंने खुद पढ़ा है और दोस्तों हिस्ट्री पार्ट में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने मैंने एक PDF क्रिएट किया है और दोस्तों ये PDF भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करना पड़ेगा। और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट PDF है दोस्तों, जरूर डाउनलोड करना। दोस्तों अगर आप मेरे सोशल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज वगैरह वगैरह। सो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को व्यर्थ स्पेंड किए अपना वीडियो। अपना प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया। दोस्तों जो यूनानी थे इन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया, तो इंडिया नाम से। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद है ये भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है। दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। दोस्तों कई जगह आपको वेदव्यास सिंपली मिल जाएगा लेकिन दोस्तों पूरा नाम आपको याद करना है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है, चारों वेदों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो वेद है उनकी संख्या 4 है और इन चारों वेदों के संग्रह को किस नाम से अपन जानते हैं, तो संहिता के नाम से। चारों वेदों के संग्रह को संहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्वामित्र द्वारा रचित किस वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। दोस्तों विश्वामित्र द्वारा जो रचित कौन सा वेद है जिसमें सूर्य को समर्पित यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, यानी सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो वह ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद ये विश्वामित्र द्वारा रचित वेद है जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा या प्राचीन जो शास्त्र है उसमें या आपने किसी से को कहते हुए भी सुना है कि दोस्तों भगवान विष्णु ने 3 पगों में पूरी भूमि को माप लिया था। तो दोस्तों इसका जो आख्यान है ये किस प्राचीन स्रोत से मिलता है, तो ये ऋग्वेद से मिलता है। यानी वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों सामवेद है, सामवेद में जो प्रथम से बताया साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गान। दोस्तों गान यानी सिंगिंग, मतलब कि गाना गाते हैं, तो दोस्तों गान है ये सामवेद का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों जो सामवेद है ये मतलब कि दोस्तों मतलब संगीत से ही संबंधित है, यानी इसमें अधिकतर संगीतों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। दोस्तों अथर्व ऋषि द्वारा रचित कौन सा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद है ये अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा का अपन को वर्णन मिलता है। एक दोस्तों नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। दोस्तों जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे जो बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। यानी कि अगर टाइम से देखें तो पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, और नया कौन सा, अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यानी दोस्तों जो नया पूछे तो अथर्ववेद है और जो सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण है यह किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 11, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से। दोस्तों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से। मत्स्य वंश पुराण है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, यानी मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण है ये गुप्त वंश से संबंधित है। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है।
तो पुराणों में से सबसे प्रामाणिक भी है और सबसे प्राचीन भी है। प्राचीन भी है, प्रामाणिक है, तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्रामाणिक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की बाती पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। यानी दोस्तों, यानी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की बाती स्त्री को पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। तो यह मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है जिसमें जुआ और शराब की बाती स्त्री को पुरुष का मुख्य दोष बताया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चच्चानामा के लेखक। दोस्तों, जो अरबों की सिंध विजय का जो यात्रा वृत्तांत है वो चच्चानामा में संकलित है। और दोस्तों, इसके लेखक कौन है, चच्चानामा के लेखक कौन है, आपको सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चच्चानामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। अली अहमद है ये चच्चानामा के लेखक है जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। संस्कृत में दोस्तों लिखी गई है संस्कृत व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्याय, इसके लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है, ये आपको सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो कि एक संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो इसके लेखक है पाणिनि, यानी कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसका नाम अष्टाध्याय है, इसके लेखक है पाणिनि। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था। दोस्तों, टेसियस है ये कहाँ का राजवैद्य था, तो ईरान का राजवैद्य था टेसियस। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, फादर ऑफ द हिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी इतिहास के पितामह या पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास के पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक है ये हिस्ट्री से ही संबंधित है, यानी इतिहास से ही संबंधित है हिस्टोरिका। और ये किसने लिखी, तो ये लिखी हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था किसका राजदूत था। दोस्तों, आपको इससे दोस्तों दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। आपको सिंपली ऐसे पूछा जाएगा कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। और आपसे पूछे कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, भारत का भूगोल नाम से जो पुस्तक लिखी थी ये टोलेमी ने लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलेमी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया। दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ये किसके दरबार में आया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों, ह्वेंसांग है ये भी दोस्तों एक यात्री था और ये भी भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, यानी दोस्तों हर्षवर्धन के काल में ह्वेंसांग ये भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया। दोस्तों, अरबी लेखक है अलबरूनी, ये किसके साथ में भारत आया था, तो महमूद गजनी। दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत आया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत में आया था, तो महमूद गजनवी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरबी में कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखी। दोस्तों, अरबी में कीर्तियां हैं, इसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, किसने लिखी थी, तो ये अलबरूनी ने लिखी थी। दोस्तों, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद इनका हिंदी में अनुवाद है, मतलब कि भारत की खोज, ये लिखी थी दोस्तों अलबरूनी ने। ये अरबी में शब्द है और इनका हिंदी ट्रांसलेशन है कि भारत की खोज या हिंदुस्तान की खोज। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, एक यात्रा वृत्तांत है ये किसने लिखी, रेहला। यानी दोस्तों एक यात्री था इब्न बतूता, ये भारत में भी आया था भ्रमण के लिए और दोस्तों इसने ये रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कहीं एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। यानी रेहला जो पुस्तक है ये रेहला पुस्तक है किसने लिखी, तो इब्न बतूता ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी तारानाथ ने। तारानाथ दोस्तों ये चाइना में तिब्बती लेखक थे, यानी तारानाथ ये तिब्बत, दोस्तों पहले तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य हुआ करता था लेकिन अब चाइना में मिल गया है। लेकिन दोस्तों पहले तिब्बत एक राष्ट्रीय राज्य हुआ करता था, वहां पर एक ये तारानाथ था, ये एक प्रसिद्ध लेखक था जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से
ट्रेवल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ट्रेवल नामक पुस्तक लिखी थी मार्को पोलो ने। दोस्तों ये चाइनीज थे और मार्को पोलो ने ट्रेवल नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये यात्रा पर लिखी गई है, मतलब कि दोस्तों ये भी एक यात्री था, विभिन्न देशों का भ्रमण करता था, इसलिए दोस्तों इसने एक ट्रेवल नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने शुरू किया? दोस्तों सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य है ये यवन शासकों ने शुरू किया था। किन्होंने? यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन है या इपिग्राफी कहलाता है। क्या? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी में किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उत्तर भारत में मंदिरों को की जो कला शैली है उसको नागर शैली, और दोस्तों जो दक्षिण में जो मंदिरों की कला शैली है उसको द्राविड़ शैली कहते हैं। दोस्तों जो उत्तर में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनको नागर शैली में जो बनाए गए मंदिर है, और दोस्तों दक्षिण में जो मंदिर बनाए गए थे वो द्रविड़ शैली के मंदिर है। यानी द्रविड़ शैली और नागर शैली याद रखना है। नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है वे काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्रस्तुत किया। यानी दोस्तों वे काल जिसमें मनुष्य ने कोई लिखित विवरण नहीं प्रस्तुत किया, यानी कोई भी मतलब कोई भी इवेंट हुई, कोई भी घटना हुई उसको लिखित रूप में प्रमाणित नहीं किया, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों ये इतिहास से पहले के काल है, मतलब इतिहास से पहले का जो काल था उसमें मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, इसलिए कोई घटना का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 से मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका लिखित विवरण मिलता है? दोस्तों मानव ने जब लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और वो अपनी घटनाओं को लिख करके व्यक्त करने लग गया और दोस्तों रखने लग गया, तो इस काल को इतिहास कहा गया। मानव के विकास का उस काल को जिसमें मानव ने लिखित विवरण प्रस्तुत किया उसको इतिहास कहा गया। दोस्तों इतिहास का अर्थ है लिखित विवरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है ज्ञानी मानव जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो दोस्तों जो ज्ञानी मानव है होमो सेपियंस, इसका जो आज से जो पूर्व में जो मतलब कि दोस्तों इसका जो उत्थान हुआ था वो कब से हुआ? तो लगभग 40,000 वर्ष पूर्व। दोस्तों जो मानव जाति का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 40,000 वर्ष पूर्व से हुआ था, और दोस्तों माना जाता है कि ये अफ्रीका से शुरू हुआ था। कहां से? अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है मनुष्य ने किस जानवर को सर्वप्रथम पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो का अर्थ है। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन जो नगर है मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। किनको? राय बहादुर दयाराम साहनी को। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते RDS, यानी राय बहादुर, D फॉर दयाराम, S फॉर साहनी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतडा। यानी दोस्तों लोथल और सुतकोतडा है ये सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी दोस्तों इनके जो मतलब कि जो घर बनाया जाता था उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो अलग तरीके से था। यानी दोस्तों कई मतलब कि जो रास्ते थे यानी कि घरों के जो मकान के रास्ते थे ये मेन सड़क पर नहीं खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। इस तरह की दोस्तों व्यवस्था बनाई गई थी, ये सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। तो इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा गया। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यानी सिंधु सभ्यता के लोग घरों और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कि मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय पशु था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग है ये कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे और कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है काली बंगन का अर्थ है। दोस्तों काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। काली बंगन का अर्थ क्या? काली चूड़ियां। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? तो मृतकों का टीला। और काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आर्यों की भाषा थी। दोस्तों आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्यों की संस्कृत मुख्य भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 44 आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था। दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था जिससे वनस्पति से बनाया जाता था। दोस्तों आर्य लोग जो पेय पदार्थ इस्तेमाल करते थे मुख्य रूप से वो वनस्पति से बनाया जाता था और उसका नाम क्या था, सोमरस। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जो वनस्पति से बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, आपसे पूछे तो महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम क्या है तो जय संहिता। जय संहिता है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम है। यहाँ पर दो फैक्ट बन रहे हैं, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में दोनों फैक्ट ही। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थकर कौन थे, दोनों एक ही थे, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वही उनके प्रथम तीर्थकर थे और उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव है ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थकर भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कितने नंबर के, 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 48 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। और दोस्तों महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, यानी कंफ्यूज मत होना। महावीर स्वामी है उसके पिता का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ये आगे देखेंगे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों महावीर स्वामी है इनकी पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा। यशोदा है ये महावीर स्वामी की जो पत्नी है उसका नाम है। दोस्तों इसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम तो यशोदा था और उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शनी, जिसका पति था यानी कि जो महावीर स्वामी उसके दामाद या प्रियदर्शनी का के पति उसका नाम था जामिल। जामिल महावीर स्वामी के दामाद का नाम है, प्रियदर्शनी है उसकी पुत्री का नाम है, यशोदा है इसकी पत्नी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन अब नोट देखते हैं, इंपोर्टेंट नोट है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब कि दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म ये कपिल वस्तु में यानी लुम्बिनी जिसको बोलते हैं, इन कपिल वस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान था। वर्धमान भगवान महावीर के जन्म का बचपन का नाम था और दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और दोस्तों महावीर स्वामी है इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था तो सिद्धार्थी था। और दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जिसके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था। दोस्तों जब सिद्धार्थ है या दोस्तों जो सिद्धार्थ है जब भी कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो सबसे पहले उनको क्या मिला। दोस्तों यहाँ सिद्धार्थ की जगह आप यहाँ पे गौतम बुद्ध कर ले।
या दोस्तों इसका नाम आप मतलब कि जो सिद्धार्थ है ये गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम है, मतलब कि यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ देखने को मिल रहा है आपको, गौतम बुद्ध भी, मतलब कि दोस्तों सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही तो नाम है, बचपन का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप दोनों को एक ही मान के चलना। तो सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की शेर पर निकले तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा था सबसे पहले जब वो अपनी शेर के लिए निकले थे, यानी कपिलवस्तु की शेर के लिए निकले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, बौद्ध धर्म में 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। दोस्तों गौतम बुद्ध ने मतलब कि 29 वर्ष यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, क्या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 29 ईयर की एज में जो भगवान बुद्ध है उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था और सन्यासी बनने के लिए निकल गए थे, तो इसको क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसको क्या कहा जाता था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या, धर्म चक्र परिवर्तन, ये बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश है जो भगवान बुद्ध ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया। दोस्तों बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, यानी कि दोस्तों जनसाधारण की भाषा थी उस समय पाली, मतलब कि सभी लोग पाली बोलते थे, और इसी भाषा में, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। दोस्तों जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उसको क्या कहा गया, तो उसको महापरिनिर्वाण, क्या, महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्यों, एक नोट है इंपोर्टेंट, बुद्ध धम्म एवं संघ, यानी दोस्तों बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या, बुद्ध धम्म एवं संघ। दोस्तों आपको ऑप्शन में ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, इनमें से आपको एक दे देगा या दोस्तों तीनों एक साथ दे देंगे। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बनाया जा सकता है। तो ये बुद्ध धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और दोस्तों इसमें और भी है, जैन धर्म की तरह है, मतलब जैन धर्म जिस तरह से भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 61। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बिना संबंधी या बिना ईश्वर के, मतलब कि ईश्वर के मतलब कि ध्यान करने की विधि दी थी। दोस्तों अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो भगवान मतलब कि, या दोस्तों आप कोई भी नमाज पढ़ते हैं तो ईश्वर अल्लाह को मानते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरीके से अपन जो भी ध्यान करते हैं, मतलब कि एक मेडिटेशन, जैसे नमाज हो गई मेडिटेशन की तरह ही है, मतलब कि अपन एक भगवान को साक्ष्य मान करके मेडिटेशन करते हैं या कोई भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने बिना किसी भगवान के ध्यान करने की विधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। दोस्तों शिवलिंग मतलब कि दोस्तों शिव जी का मंदिर आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से दोस्तों शिवलिंग बना होता है, इसमें दोस्तों कई लोग दूध चढ़ाते हैं, इस तरह से करते हैं। दोस्तों ये शिवलिंग की पूजा का जो स्पष्ट जो प्रमाण मिला है वो किस पुराण में मिला, तो मत्स्य पुराण में मिला है। शिवलिंग की पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है ये मत्स्य पुराण में मिला है। क्वेश्चन नंबर 62, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। दोस्तों एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। किन्होंने, राष्ट्रकूटों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 63, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है ये मत्स्य पुराण में ही मिलता है। और दोस्तों शिवलिंग की पूजा का जो प्रमाण मिलता है वो ये भी मत्स्य पुराण में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक है, हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन ने दोस्तों जैन धर्म के बारे में देखा, फिर बौद्ध धर्म के बारे में देखा, अब इस्लाम धर्म से क्वेश्चन है। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वह कौन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। कौन, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक है। और दोस्तों मैं भी इस्लाम धर्म का ही प्रवर्तक हूँ। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पूरा नाम क्या था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पूरा नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पूरा नाम था, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था। दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला है ये हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था। और
दोस्तों इनकी माता का नाम था अमीना, अमीना इनकी माता का नाम था, पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पे मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों मोहम्मद साहब ने एक विधवा से विवाह किया था 25 साल की एज में, 25 साल की एज में एक विधवा से विवाह किया था जिसका नाम था खदीजा। खदीजा है ये मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? दोस्तों मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी फातिमा। क्या? फातिमा। दोस्तों इनका पति है, मतलब फातिमा का पति था जिनका नाम था अली। अली है दोस्तों, ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, और फातिमा है इनकी पुत्री थी। और दोस्तों जो आपने जो मतलब कि मुहर्रम देखे होंगे दोस्तों, इमाम हुसैन के मतलब जो मुहर्रम निकालते हैं, तो दोस्तों जो हुसैन थे वो इस फातिमा के ही पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है किस देवदूत ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया? दोस्तों एक देवदूत मतलब कि जिसको आप फरिश्ता बोल सकते हैं, एक फरिश्ता जिसका नाम था जिब्रील, या दोस्तों अगर इस्लाम में देखे या कुरान में देखे इसका सब तो जिब्रील अलैहिस्सलाम दे रखा है। क्या? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। 21 दोस्तों देवदूत थे जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कुरान है ये अरबी भाषा में संप्रेषित करते थे। दोस्तों ये मतलब कि हीरा नाम की गुफा में इनको ये ज्ञान प्राप्त होता। कुरान का जो सबक है ये हीरा नाम की गुफा में दोस्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम या जिब्रील है ये उनको अरबी भाषा में संप्रेषित करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का क्या नाम क्या कहलाए? दोस्तों जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है इनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जितने भी जो वंशज आए या उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है करबला। दोस्तों करबला जो इराक में पड़ता है, यानी कि करबला शहीद आजम हुसैन किसके पुत्र थे? दोस्तों करबला शहीद आजम हुसैन है ये अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, या फातिमा जो मोहम्मद साहब की पुत्री थी, यानी इनके पुत्र थे। ये दोस्तों दंपति है अली और फातिमा, इनके पुत्र का नाम क्या है? हुसैन, जो दोस्तों करबला में अपने आप को शहीद कर लिया, मतलब दोस्तों करबला में शहीद हुए, करबला के मैदान में करबला जंग में शहीद हुए थे। इनको करबला शहीद आजम भी कहा जाता है। कुछ नोट है दोस्तों इंपोर्टेंट नोट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किबला किसे कहा जाता है? तो मुसलमान है ये नमाज पढ़ने के लिए जिस तरफ मुंह करके सजदा करते हैं उसको किबला कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट में ये मतलब कि नोट में ही है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुस्लिम में जो हिजरी संवत चलती है वो कब से स्टार्ट हुई थी? दोस्तों ये 24 सितंबर 1622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी दोस्तों, और उसी समय से ये हिजरी संवत यानी जिसको मुस्लिम संवत भी कहा जाता है स्टार्ट हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। अब दोस्तों अपने इस्लाम धर्म के बारे में देख लिया, क्वेश्चन हम देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म में दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह है दोस्तों ये, यानी इनको भगवान ईसा या दोस्तों ईसा मसीह कहा जाता है, या यीशु भी कई जगह आपको मिल जाएगा। दोस्तों ईसा मसीह है ये जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? तो बाइबिल। बाइबिल है ये ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है ईसा के जन्म के दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? क्रिसमस डे के रूप में, आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता पिता का नाम, तो माता का नाम मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था, यानी कि मेरी जोसेफ है ये इनके माता पिता का नाम था। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ था। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। किन्होंने? रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 76 इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? दोस्तों यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पर कर लीजिए आप ईसाई। क्या? ईसाई। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह। दोस्तों आपने इस तरह से देखा होगा क्रॉस का चिन्ह होता है, ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये सूली को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नोट है इंपोर्टेंट ईसाई तत्व। दोस्तों जिस तरह से बौद्ध धर्म में 3 तत्व थे उसी तरह से ईसाई धर्म में भी त्रितत्व में विश्वास रखते हैं, यानी कि दोस्तों त्रितत्व या 3 तत्व होते हैं। ये ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये ईसाई धर्म के दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे तत्व है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 तत्व है, ये ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है शिशु नागवंश का अंतिम राजा कौन था? अब दोस्तों राजा महाराजा शुरू हो गई है, अपन स्टार्ट करते हैं 77 क्वेश्चन से।
शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। दोस्तों नंदीवर्धन नहीं, ये शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 78, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। दोस्तों नंद से ही नंद लग रहा है, यानी कि महापदम नंद नंद वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। क्या? नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। गणानंद है दोस्तों ये नंद वंश का अंतिम क्या था? शासक था। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर है किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 81, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों जो सिकंदर थे इनके दो सेनापति, मतलब जल सेनापति भी थे और थल सेनापति भी थे। तो थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, मतलब दोस्तों जो आर्मी थी उसका जो सेनापति था वो थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो जनरली सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और दोस्तों सिकंदर का जो जल सेनापति, जब दोस्तों जल का थप्पा लगा देते हैं यानी जल सेनापति, तो ये निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 84, गणानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? गणानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने। दोस्तों चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त है, तीनों नाम है, ये चाणक्य के ये नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये तीनों नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है जिसका नाम है चाणक्य। और दोस्तों इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी गणानंद को हराने में। क्वेश्चन नंबर 85, दोस्तों क्या हुआ था? दरअसली जो गणानंद है इन्होंने चाणक्य का मतलब कि बड़ा अपमान किया कहीं पिछले समय में। तो दोस्तों इन्होंने एक चाणक्य को महान वीर के रूप में तैयार किया और दोस्तों इसके साम्राज्य का पतन करने में हेल्प की चंद्रगुप्त मौर्य की। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। दोस्तों आपने जनरली जो आप पढ़ते हो मतलब कि जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होता है वो नहीं है, ये एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये राजनीति मतलब दोस्तों प्राचीन काल में जो राजनीति है उस पर लिखी गई पुस्तक है और ये लिखी थी चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ कराई थी? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी है ये किसके साथ कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था एक युद्ध में और दोस्तों देन आफ्टर इन्होंने मतलब कि कोई संधि की थी, मतलब कि दोस्तों प्राचीन काल में एक राजा दूसरे राजा से मतलब कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए संधि करते थे और इस संधि के तहत ही दोस्तों इन्होंने मतलब कि जो सेल्यूकस निकेटर है इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कराई थी। तो आपको सिंपली याद रखना कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई थी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक है ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक है किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। और दोस्तों मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, अमित्रघात के नाम से इतिहास में कौन जाना जाता है? दोस्तों अमित्रघात के नाम से इतिहास में बिंदुसार को जाना जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमित्रघात के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो बिंदुसार प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो 16 यानी 16 राज्यों का विजेता बताया तारानाथ ने। किसको? बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? दोस्तों बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो अशोक महान हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अशोक को किस नाम से अपन जानते? तो अशोकवर्धन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया? दोस्तों भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन मतलब कि शिलालेख मतलब कि दोस्तों मूर्तियां जैसे कुछ यानी इस पर कुछ लिख देते थे और उसको जमीन में गाड़ देते थे आदि। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर ये मतलब कि एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उभर करके दिखाई देती थी प्राचीन इतिहास में भी। और दोस्तों आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेती रहती थी और इनको दोस्तों शिलालेख कहा जाता था। ये जो सर्वप्रथम शुरू किया था ये अशोक महान ने शुरू किया था।
क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अशोक ने जितने भी शिलालेख बनाए थे उनकी संख्या कितनी है, तो 14। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या अभी तक ज्ञात है 14। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, अशोक के किस शिलालेख में दम की व्याख्या की गई है। दोस्तों अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था दोस्तों, उसमें दोस्तों जो मतलब कि अशोक की एक नीति है दम की नीति। दोस्तों अशोक की जो नीति है ये दम की नीति है, इसका जो उल्लेख है ये 11वीं शिलालेख में मिलता है। यानी अशोक के किस शिलालेख में दम की व्याख्या की गई है, तो 11वीं शिलालेख में। और दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, उसकी जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई तो 13वें शिलालेख में। यानी दोस्तों अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और दोस्तों इसमें दोनों तरफ की सेनाएं काफी मारकाट हुई थी, काफी लोग मतलब काफी सैनिक घायल हुए थे, काफी सैनिक मर चुके थे। और इस सिचुएशन को देखकर दोस्तों अशोक मान का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रेरणा प्रतिज्ञा कर ली थी। और दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है तथा वे किस लिपि में लिखे गए। दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों, ऊपर शिलालेख पढ़ रहे थे, शिलालेखों की संख्या 14 थी। और अब दोस्तों स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और दोस्तों ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में, ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, किस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध ना करने की शपथ की ली। दोस्तों किस युद्ध के बाद में अशोक ने कभी भी युद्ध ना करने की शपथ ली, तो कलिंग युद्ध के बाद में। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा का प्रारंभ है ये सातवाहन शासकों ने शुरू किया था। किन्होंने, सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 100 अपना, सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी। तो दोस्तों सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी और दोस्तों जो लिपि थी वो क्या थी, तो राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्रह्मी लिपि थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्रह्मी लिपि थी। अब दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बगल में जो बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप मेरे सोशल नेटवर्क्स को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों आप देख रहे हैं लुसेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्ट्री का। दोस्तों इसमें मैं संपूर्ण हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर करूंगा। और दोस्तों आपने PDF डाउनलोड नहीं किए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 101, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक किस नाम से विख्यात था। दोस्तों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रमादित्य। किस नाम से, विक्रमादित्य। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य नाम से कौन विख्यात था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, किसी भी तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मतलब कि क्वेश्चन की जो मतलब दोस्तों फॉर्मेशन है वो याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसी का नाम है विक्रमादित्य और ये दोस्तों गुप्त सम्राट था। यानी कि गुप्त सम्राट यानी गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों गुप्त है लगा तो इससे भी आपको पता लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, कनिष्क का वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जिसने चरक संहिता की रचना की थी कौन थे। दोस्तों इतिहास में वेरी इंपॉर्टेंट नाम है महर्षि चरक का। दोस्तों ये कनिष्क का राजवैद्य था और दोस्तों एक बहुत विख्यात विद्वान था और दोस्तों इसने चरक संहिता की स्थापना की थी। आपसे सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चरक संहिता की स्थापना किसने की, तो महर्षि चरक ने। और दोस्तों ये कनिष्क का राजवैद्य था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 है, इतिहास में भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास में भारत का आइंस्टीन है ये नागार्जुन को कहा जाता है। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। और दोस्तों इसमें इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत था सापेक्षिकता का सिद्धांत वो साइंस से रिलेटेड था, लेकिन दोस्तों इसका साइंस से रिलेटेड नहीं था, ये साहित्य से रिलेटेड था। किससे, साहित्य से। नागार्जुन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत था। और दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंस से फील्ड में थे और लेकिन दोस्तों नागार्जुन थे ये साहित्य के फील्ड में थे। यानी कि भारत का आइंस्टीन है ये नागार्जुन को कहा जाता है। सिंपली आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। वासुदेव है ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 105, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश से हुआ। दोस्तों जो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार है ये चीन से हुआ था, चाइना से हुआ था। किसका, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार। और दोस्तों रेशम का जो उत्पादन है ये सर्वप्रथम चीन से ही प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 107, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था जिससे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था जिससे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों ये वीणा बजाने में निपुण थे, इन्होंने सिक्के प्रचलन किए, उन पर इनकी मतलब कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए की फोटो नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 110। कौन सा शासक के संगीत प्रेमी तथा वीणा बजाने का निपुण था? दोस्तों कौन सा शासक था जो संगीत प्रेमी था और वीणा बजाने में निपुण था? तो समुद्रगुप्त, जैसे मैंने पहले बताया था, सिक्कों पर वीणा बजाने का जो चित्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम था विक्रमादित्य। ध्यान दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम से भी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 चिन्नी बौद्ध यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो जो विक्रमादित्य है इनके शासनकाल में फयान है ये भारत आया था, ये चिन्नी बौद्ध यात्री था। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम था विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम था विक्रमादित्य नाम से भी विख्यात थे, इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुमारगुप्त प्रथम, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। दोस्तों इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने कुमारगुप्त प्रथम, दोस्तों इनको सिंपली कुमारगुप्त भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रथम है तो आप प्रथम को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कुमारगुप्त भी बोल सकते हैं। इनका दूसरा नाम था गोविंद गुप्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 115 कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था कुमारगुप्त का, यानी स्कंदगुप्त ये कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 116 गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 117 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास। कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध कवि था। कौन? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है की रचना किसने की? तो दोस्तों आपको सिंपली ऐसे भी पूछा था पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। इंपोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये कई एग्जाम में पूछा गया पंचतंत्र वाला, आप इसको जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 119 सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण किस काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो एक्टिविटीज है वो डेवलप हुई थी। इंपोर्टेंट नोट देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेंसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये लाइन इंपोर्टेंट है निचली वाली, यानी कि ह्वेंसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति एवं दोस्तों पंडित और इसको शाक्य मुनि, यानी किस यात्री को शाक्य मुनि कहा जाता है? तो दोस्तों ह्वेंसांग को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है हर्षचरित एवं कादंबरी के रचनाकार कौन थे? हरिश्चरित और कादंबरी हैं, इनके रचनाकार कौन थे? तो बाणभट्ट है ये हरिश्चरित और कादंबरी के प्रसिद्ध जो रचनाकार थे। दोस्तों ये हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी दोस्तों हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? दोस्तों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, यहाँ पे क्या कर लीजिए की जगह एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कर्षण प्रथम, यानी दोस्तों राष्ट्रकूट थे ये। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, मतलब कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया? तो पहले मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। किन्होंने? राष्ट्रकूट वंश ने। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका नाम, शासक का नाम भी दे दिया, कर्षण प्रथम के काल में हुआ था। किसके काल में? कर्षण प्रथम के काल में हुआ था। तो दोस्तों आपको दोनों मिल सकता है, यानी कि या तो पूरा मिल जाएगा या आपको कर्षण प्रथम मिल जाएगा या राष्ट्रकूट वंश मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल
वंश के संस्थापक विजयालय थे। कौन? विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 123, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 124, गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रत्यार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? यानी कि दोस्तों जो प्रत्यार वंश था उसका सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था मीर भोज। मीर भोज है ये दोस्तों शक्तिशाली और प्रतापी मतलब कि राजा था प्रत्यार वंश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक यशपाल थे। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजमेर नगर की स्थापना अजयराज द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 128, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक के रचनाकार कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ हैं ये हरिकेली नामक नाटक के रचनाकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है पृथ्वीराज राजसो किसकी प्रसिद्ध रचना है? पृथ्वीराज राजसो है ये चंद्रवरदाय की प्रसिद्ध रचना है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पृथ्वीराज राजसो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो चंद्रवरदाय की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में ये युद्ध हुआ था और दोस्तों इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में हुआ था और वही मोहम्मद गोरी थी और वही पृथ्वीराज चौहान था जिन्होंने 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो लड़ा था। लेकिन दोस्तों इसमें रिजल्ट है ये अपोजिट रहा। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव है ये चौहान वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 133, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन है ये चंदेल वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था और स्वतंत्र राजा था वो थे। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? विजय स्तंभ का निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने कराया था। चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों ये विजय यानी अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है ये विजय स्तंभ और इसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 135, खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? खातौली का युद्ध है ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1518 में। 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी ने खातौली का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले जो अरबों से जो मुगलों का आक्रमण हुआ था ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया? तो यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक था वो लक्ष्मण सेन था। क्वेश्चन नंबर 139, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी को सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया भारत को लूटने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? दोस्तों जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने डाली मतलब कि उसकी जो प्रारंभिक कार्य है वो किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों इस समय में इनकी मृत्यु हो गई इसलिए ये पूरे काम को कर नहीं सके। तो कुतुब मीनार की जो निर्माण का जो कार्य है उसको पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है इक्ता प्रणाली की शासक ने शुरू की? दोस्तों इक्ता प्रणाली है इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्ता प्रणाली है ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, इतिहास में किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 146,
क्वेश्चन नंबर 140 है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अजमेर में है, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह भी है, जिसको अजमेर चिश्ती के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। क्वेश्चन नंबर 148, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो बेगम रजिया सुल्तान। दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी बेगम रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 149, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर नीति, जिसका नाम है रक्त और लोहे की नीति, किसने अपनाई थी? यानी अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लोहे की सख्त नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दोस्तों आप जनरली क्या कर देते हो कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 13 जून 1290 में। दोस्तों बाद में आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी है दोस्तों, ये मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के काका जी थे। कौन? काका जी थे। दोस्तों काका जी की हत्या भतीजे ने मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी शासन को पाने के लिए, तो इसको मार करके वो राजगद्दी पर बैठा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है किस शासक ने शुरू की थी? तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया खेलने की जो लिखने की जो व्यवस्था है या जो प्रथा है वो किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत अच्छा साम्राज्य चलाया था इन्होंने, ये बहुत अच्छा मतलब कि आदर्श साम्राज्य कह सकते हैं आप इसको। और दोस्तों कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 154, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 155, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में होता। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 156, जो लोग सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है? दोस्तों जो लोग सूफी संत के शिष्य मतलब स्टूडेंट बनते थे प्राचीन इतिहास में उनको मुरीद कहा जाता है। दोस्तों क्या? मुरीद। अब दोस्तों अभी भी इस्लाम धर्म में ये प्रथा है मुरीद मतलब दोस्तों पीर होते हैं। पीर दोस्तों गुरु को इस्लाम धर्म में पीर कहा जाता है। क्या? पीर मतलब कि दोस्तों सूफी संतों में पीर कहा जाता है। इस्लाम में भी इसका सिलसिला काफी है। तो जो सूफी संत है दोस्तों इस्लाम धर्म में जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है और दोस्तों जो स्टूडेंट या जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत ने की? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत ने की? तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। ख्वाजा हजरत मोहन हसन चिश्ती ने ये चिश्ती सिलसिला ये शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? तो बाबा फरीद से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 160, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच कब हुआ? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हत्या भी कर दी थी। और दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर विजयी हुआ था और दोस्तों इसमें जो इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 है, शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में हुआ था? दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों जो हुमायूं है ये बुरी तरह से दोस्तों हारा गया और दोस्तों ये मतलब कि भटकता हुआ फिरा उस समय। बहुत दोस्तों इसका इतिहास है या बहुत इंटरेस्टेड भी आप पढ़ना जरूर। तो ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। दोस्तों 1540 नहीं है 1539 है। कितना? 1539 ईस्वी में, 1539 में। यहाँ पर आप
39 कर लीजिए दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। पीडीएफ में मैं इनको सबको करेक्ट कर दूंगा और आपको एक मतलब कि सिक्योर और शुद्ध पीडीएफ मिल जाएगी। तो 1540 ईस्वी में, सॉरी 1539 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163 है ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किस शासक ने करवाई। दोस्तों ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत है ये शेरशाह सूरी ने करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 है अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 है हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी, तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है दोस्तों, ये हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी थी। दोस्तों महाराणा प्रताप एक वीर प्रतापी राजा थे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की थी। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 169 है दीन ए इलाही किसकी धार्मिक नीति है। दोस्तों अकबर की एक बहुत अच्छी नीति है, मतलब कि तो सभी धर्मों के साथ में अच्छा बिहेव करते थे। तो ये दीन ए इलाही की जो धार्मिक नीति है ये अकबर की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 है किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171 बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया, अकबर ने। दोस्तों आपको पूछे कि यानी कि बुलंद दरवाजा निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने करवाया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई। दोस्तों सिखों के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव, इसकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। दोस्तों इनको फांसी की सजा दिलवाई थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 किस शासक को न्याय की जंजीर के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से याद किया जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया था, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, दिल्ली की जामा मस्जिद हो गई, और दोस्तों कई सारी और भी थी जो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है, तीनों चीजें शाहजहां ने बनवाई थी। अगला इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, ये तीन चीजें ये शाहजहां के लिए इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे। दोस्तों शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम में ये शाहजहां के दरबार के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर की शासक को कहा जाता है तो औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 है औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम है ये औरंगजेब के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। दोस्तों इंपोर्टेंट नोट है, शिवाजी के माता का नाम शहाजी भोसले था, और दोस्तों सॉरी शिवाजी थे दोस्तों, इनके पिता का नाम तो शहाजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई भोसले था और दोस्तों पिता का नाम शहाजी भोसले था। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 है 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई। दोस्तों 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, सिंपली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई। दोस्तों ये सन पूछ ली जाती है कई बार। 1665 ईस्वी में हुई थी, और किन किन के बीच में हुई, तो महाराणा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 180 चौथ एवं सूर्यदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों जो चौथ और सूर्यदेशमुखी कर है ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया। दोस्तों शिवाजी के द्वारा लगाया गया चौथ और सूर्यदेशमुखी कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 182 शिवाजी के उत्तराधिकारियों का नाम क्या था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का नाम संभाजी था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का नाम क्या था, उत्तराधिकारी का नाम क्या। दोस्तों शिवाजी का जो पुत्र था वही इनका उत्तराधिकारी था, तो शिवाजी का पुत्र का नाम था संभाजी भोसले। क्या शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी भोसले था, ये उनके उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव प्रथम था। दोस्तों इनके बाद में दोस्तों आए थे बालाजी बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव अलग थे और जो बालाजी बाजीराव थे वो अलग थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
184 किस मुगल बादशाह को मुगल वंश का गणितकायर कहा जाता है? तो दोस्तों बहादुर शाह फर्रुखसियन ने। दोस्तों उन्होंने ये कुछ ही लालच में आकर के दोस्तों अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट इन्होंने दी थी बादशाह फर्रुखसियन ने। दोस्तों शायद तक 3,000 रुपए के एवज में शायद तक इन्होंने अंग्रेजों को पूरे मतलब कि इंडिया में मतलब कि व्यापार करने की छूट दे दी थी। मतलब दोस्तों ये यहाँ पर इनके मतलब कि दोस्तों इनका जो जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उनमें मतलब कि दोस्तों फूट डली हुई थी। इस कारण से दोस्तों ये इनके पैसों की कमी आ गई थी, राजघराने में खजाने की कमी आ गई थी। इस कारण से दोस्तों इन्होंने मतलब कि अंग्रेजों से चंद पैसों के लिए दोस्तों अंग्रेजों से इन्होंने अपनी डील को स्वीकार कर लिया था। इस कारण से दोस्तों इनको मतलब कि गणित मुगल वंश का गणितकायर कहा जाता है कि इनको बहादुर शाह फर्रुखसियन को। अगला क्वेश्चन नंबर 185 किस शासक को इस ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और दोस्तों भारत से मतलब कि कई चंद खजाना दोस्तों कहा जाता है कि भारत है सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों मतलब कि जो लुटेरे के रूप में इसको जाना जाता है नादिर शाह को। यानी दोस्तों ये भारत पर मतलब कि धन लूटने के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया था और दोस्तों कई जवाहरात इतिहास में दर्ज है कि कहा जाता है कि ये कई हीरा जवाहरात भारत से ले गया था। अगला इंपोर्टेंट नोट है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये 1761 ईस्वी में मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और मराठों की इसमें हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। दोस्तों बहुत ही अच्छे थे और दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर। और दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों इनको मतलब कि रंगून जो बर्मा में पड़ता है वहां पर दोस्तों उनको कैद करके रखा गया था और कई सारी यातनाएं दी गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों नोट इंपोर्टेंट, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेजा गया और दोस्तों इनको कई यातनाएं दी गई और दोस्तों इनको बहुत बुरी बुरी यातनाएं दी गई। और दोस्तों कहा जाता है कि मतलब कि रंगून में यानी कि जो वहां पर उनको बंदी बनाते हैं, कोई भी दोस्तों कोई भी जाता है ना वहां पर तो वहां पर कई सारी बीमारियां लग जाती है, यानी रंगून जाने पर कैदियों को कई सारी बीमारियां लग जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनके गले में कैंसर हो गया था, यानी कि डॉक्टर का कहना है कि वहाँ उनके गले में कैंसर हो गया था और दोस्तों बहुत बुरी तरीके से उनसे यातनाएं दी गई थी और वहां पर ये इनकी मौत हो गई थी बहादुर शाह जफर को। और दोस्तों इनके लिए कुछ लाइनें भी कहा जाता है इतिहास में जो आप पढ़ सकते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 17 मई 1491 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट के किस स्थान पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? दोस्तों भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने, यानी यूरोप से दोस्तों एक नाविक था ये वास्को डिगामा, ये भारत आया था। दोस्तों ये 15वीं सदी में आया था, मतलब कि दोस्तों यहाँ 15वीं सदी भी बोल सकते हैं, यानी 1400 से बाद का और 1500 से पहले का जो समय है उसको सदी बोलते हैं, 15वीं सदी बोलेंगे। तो दोस्तों 14 से आगे का जो समय है वो 15वीं सदी में आता है। तो 17 मई 1491 मतलब 15वीं सदी का अंत। तो दोस्तों 15वीं सदी के अंदर वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। और दोस्तों ये कहां पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह में आए थे। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी है ये कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था जो जहाज था वो कौन सा था? तो ये था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कालकोटरी की त्रासदी जिसको बोलते दोस्तों ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को जो कालकोठरी की त्रासदी की जो घटना है यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी है घटित थी। दोस्तों इसमें क्या हुआ था? कालकोठरी की घटना, इस घटना के रचयिता जो जेड होलवेल हैं दोस्तों, जेड होलवेल हैं, इनके ही साहित्य हैं दोस्तों, इनकी रचनाओं में इसका जो वर्णन है और दोस्तों इन्होंने ही इस घटना को मतलब कि चित्रबिंद किया था, मतलब कि लिखा था। तो इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे, बाकी सभी मर गए। कितने मर गए? 123, यानी इतने लोग मर गए थे और दोस्तों दम घुटने की वजह से मरे थे और इसी को ही इतिहास में काल कोठरी की घटना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण दोस्तों पराजित हुआ था।
ठीक है। यानी दोस्तों प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध है, ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज के जो तरफ से सेनापति था कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। आपको याद रखना कि अंग्रेज के समय अंग्रेज की तरफ से सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों इसी ने ही भारत को मतलब गुलाम बनाया था, यानी 1757 के बाद में ये अपना जो भारत देश है ये अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम थे अंग्रेज सेनापति जिसने भारत को गुलाम बनाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और दोस्तों जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। अब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। दोस्तों 3 लोगों की सेना एक तरफ थी, अंग्रेज कंपनी एक तरफ थी। इस तरह से दोस्तों ये दोनों लड़ रहे थे और दोस्तों इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और जो 3 सेना संयुक्त सेना थी ये हार गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 टिप्पू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी। टिप्पू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी, तो शेर की तस्वीर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। कौन सा समाचार पत्र, द बंगाल गजट था। दोस्तों इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, जेम्स ऑगस्ट से हक्की ने। दोस्तों जेम्स ऑगस्ट से हक्की ने बंगाल गजट द बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया था, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट से हक्की ने कब किया था, तो द बंगाल गजट का जो प्रकाशन है जेम्स ऑगस्ट से हक्की ने 1780 ईस्वी में किया था, 1780 में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 196। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक है ये कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 197। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन नोट है दोस्तों इंपॉर्टेंट, 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों 1835 सॉरी दोस्तों 1835 नहीं 1833 से, यहाँ पर भी आप ठीक कर लीजिए 1833। ठीक है, तो चार्टर एक्ट था 1833 का था। कौन सा चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, दोस्तों बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत, चार्टर एक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप 35 की जगह 33 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकोफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकोफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत है ये 1843 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत में रेलवे का जनक है ये लॉर्ड डेलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डेलहौजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं लुसेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्ट्री का, दोस्तों इसमें मैंने संपूर्ण लुसेंट का जो संपूर्ण इतिहास है उससे सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। मैंने दोस्तों इस पार्ट को मतलब कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड किया ताकि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन दोस्तों आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और दोस्तों आप अगर आपको कुछ ब्रेक चाहिए तो आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर लें और देन आफ्टर आप वापस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देख ले दोस्तों एक मोटिवेशन क्वेट्स, शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो चाहे आपकी कैरियर का। चाहे दोस्तों शिखर पर पहुंचना है ना अपन को, तो अपन को सामर्थ्य ताकत तो चाहिए ही, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो चाहे आपके कैरियर का शिखर हो। दोस्तों मैं मानता हूं कि आपको हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों एजुकेशन का अर्थ क्या है, एजुकेशन का अर्थ है कि दोस्तों जो हार्डवर्क से काम होता है ना उसको अपन स्मार्टली कर ले। यानी कि एजुकेशन का अर्थ है कि दोस्तों जो कठिन काम है उसको अपन उसी तरीके से न करके दोस्तों कुछ अलग तरीके से करें, कुछ वाइजली करें, मतलब कि दोस्तों बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करें और दोस्तों रिजल्ट उससे अच्छा आए। तो दोस्तों मेरा जो मतलब है कि दोस्तों इस लुसेंट की संपूर्ण पार्ट में मैंने दोस्तों अगर आप लुसेंट की किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। मतलब कि दोस्तों आपको 7-8 दिन लग जाएंगे अगर आप सारी बुक को पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2-3 घंटे में आपको जो इतना कुछ मिल रहा है तो आप इसको मतलब कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सो दोस्तों इसको बारीकी से आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201।
क्वेश्चन नंबर 201 है, किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन नंबर 202, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? तो वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में लंदन में जो सफलता प्राप्त की, तो वह सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम व्यवसाय कौन था? तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम व्यवसाय, दोस्तों प्रथम व्यवसाय कौन था या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो कंपनी की तरफ से था? तो लॉर्ड कनिंग। कौन? लॉर्ड कनिंग था जो अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर तारीख भी याद रखना, कई बार तारीख पूछी जाती है। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 205, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट बन रहे हैं। मैंने दोस्तों क्वेश्चंस को कम करने के लिए कई सारे फैक्ट एक ही क्वेश्चन में ऐड किए, नहीं तो दोस्तों इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा की पूछ बता रहा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 207 है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो डुरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिप रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम रेड क्लिप है। क्वेश्चन नंबर 209, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की भी रेड क्लिप है और भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिप है। दोस्तों पहले जो बांग्लादेश है या भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। दोस्तों मैं सारी जो रेखाएं हैं वो एक साथ करी ताकि आपको याद हो जाए। यानी भारत और दोस्तों अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम भी डुरंड रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा का नाम रेड क्लिप रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिप रेखा है, और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम डुरंड रेखा है, और दोस्तों चीन और जो भारत है इसके बीच की रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। इस तरह से दोस्तों सभी रेखाओं को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? तो भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है ये कथन कि भारत का जो मतलब कि दोस्तों विजय हुआ था भारत वो तलवार के बल पर यानी भारत के बल पर ही हुआ था, और दोस्तों भारत खुद इसकी रक्षा कर लेगा, यानी तलवार के बल पर ही रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 212, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन है 1905 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, ये हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व अगुवाई में हुई थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो गलतियां हैं मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, और दोस्तों आपको जो टेलीग्राम से जो पीडीएफ मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 215, 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। यानी कि दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज्य पार्टी है जिसमें पूर्ण स्वराज्य की भी मांग की गई थी, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, मोपला विद्रोह कब हुआ? दोस्तों मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 217, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों क्रिप्स मिशन है ये मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अगस्त में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? अगस्त में शुरू हुई थी, यानी अगस्त 1942 में शुरू हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन दोस्तों भारतीय नहीं था।
अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो और थे वो, यानी कि दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन है। ये भारत के नहीं थे, लेकिन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के नहीं बने थे लेकिन दूसरे बने थे, यानी ब्रिटेन के बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे जो भारत की तरफ से थे, दोस्तों भारत की तरफ से कौन थे जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? और दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन बने थे, लेकिन प्रथम भारत की तरफ से बने थे चक्रवर्ती गोपालचारी। इसको दोस्तों सी राजगोपालचारी भी बोलते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी कि सी राजगोपालचारी भी बोलते हैं। ये दोस्तों प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत की तरफ से ही थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 क्रांति की शुरुआत ये मेरठ छावनी से हुई थी। 10 मई 1857 ईस्वी से हुई थी। 10 मई 1857 ईस्वी से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कनिंग था। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट है इंपोर्टेंट, 1857 की क्रांति के सफलता के उपरांत सेनाओं में अंग्रेजी सैनिकों एवं पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीय एवं अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात है वो 2:1 था, और दोस्तों मद्रास में जो सैनिकों का अनुपात है ये 5:2 था। दोस्तों आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि 2 सैनिक भारत के थे, 1 सैनिक अंग्रेज था, और दोस्तों यहाँ पर 5 सैनिक भारत के, 2 सैनिक अंग्रेज के। दोस्तों इस तरह का अनुपात था। फिर भी दोस्तों देखिए कि भारत के लोग कितने मूर्ख बने हुए थे उस समय। ये मतलब दोस्तों अगर भारत के लोग चाहते, मतलब दोस्तों भारत के लोगों में अगर एकता होती उस समय, तो दोस्तों अपना देश भारत है ये 1857 की क्रांति में ही आजाद हो जाता। लेकिन दोस्तों कुछ राजवंशों की वजह से, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अनुपात तो ये था, लेकिन दोस्तों इनके पास में मतलब कि जो हथियार थे वो सब मतलब कि नहीं मिल रहे थे। मतलब कि दोस्तों ये अंग्रेजों की सेना के अनुपात, मतलब अंग्रेजों की सेना में 2 और 5 रेशियो 2 और 1 के अनुपात में, मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितने जो भारत के सैनिक थे वो अंग्रेजों की सेना में थे। तो दोस्तों अगर ये लोग अगर विद्रोह कर देते दोस्तों, और दोस्तों अगर जो भारत के जो सभी राजवंश है वो अगर एकता में होते, तो 1857 में अपना देश भारत आजाद हो जाता। और दोस्तों अगर 1857 में अगर भारत आजाद हो जाता तो आज अपन कितने आगे हो जाते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये आनंद मठ में मिलता है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये मिलता है। अगला क्वेश्चन 224, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ, यानी भूखे नहीं है यहाँ पर, भूखे कर लीजिए, क्या भूखे, यानी किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग ये पदों के भूखे राजनीतिज्ञ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग ये पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 225, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाता हुआ जा रहा है? तो किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाता जा रहा है? तो ये करजन ने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 226, तांते टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तांते टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227, तांते टोपे को अंग्रेजों ने फांसी कब दी? तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में तांते टोपे महान क्रांतिकारी थे, इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228 है स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका का जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग कब लिया था? तो सितंबर 1993, सितंबर 1993 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 229 है किस प्रतिभा को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है? तूफानी हिंदू, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों? यानी दोस्तों जब इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था उसी के बाद में दोस्तों इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 230, खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? दोस्तों खुदीराम बोस हैं ये महान क्रांतिकारी थे, भारत को दोस्तों अहम योगदान दे, मतलब कि जो भारत की जो मतलब कि उस समय दोस्तों एक क्रांति की ज्वाला फैलाने का काम किया था खुदीराम बोस ने। यानी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दोस्तों मात्र 18 वर्ष की एज में इनको फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस उन क्रांतिकारियों में से एक है जो बिना किसी डर के हंसते हुए फांसी को स्वीकार करते हुए एक हाथ में गोली लेकर फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारियों में से एक है। यानी दोस्तों ये सबसे कम उम्र के मतलब कि फांसी की सजा पाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों ये 18 वर्ष की मात्र एज में, इस एज में लोग
पता नहीं कौन से सपने देखते हैं, लेकिन दोस्तों खुदीराम बोस ने हंसते हुए फांसी को अपनाया था। और दोस्तों एक हाथ में गीता लेकर के दोस्तों फांसी का जो तख्ता है उस पर जाकर के ये खड़े हो गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब? सितंबर 1916 में, यानी 1916 में सितंबर माह में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 232, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेज जनरल डायर का समर्थन किया? तो जलियांवाला बाग में जो दोस्तों भारत की तरफ से मतलब कि दोस्तों यानी दोस्तों जो जलियांवाला बाग था उसमें मतलब कि जो 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट बना था, जिसमें दोस्तों हर किसी को पकड़ करके जो अंग्रेज है वो ले जाते थे। तो दोस्तों इसके खिलाफ मतलब कि कुछ कार्रवाई चल रही थी भारत के लोगों के द्वारा, लेकिन दोस्तों भारत के ही किसी एक आदमी ने, जिसका नाम था हंसराज, क्या नाम था? हंसराज। इसने दोस्तों जो अंग्रेज अफसर था जनरल डायर, इसको जाकर के सूचना दे दी थी। और दोस्तों ये जनरल डायर मौके पर पहुंचा सेना लेकर के, और वहां पर धड़ाधड़ से गोलियां चलाई और दोस्तों कई लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को मारा था। बच्चे भी थे उसमें दोस्तों, बूढ़ी औरतें भी थी और बच्चे बच्चियां बहुत सारे लोग दोस्तों मरे थे इसमें। इस तरह से दोस्तों भारत के लोगों ने ही दोस्तों भारत को बहुत हराया है। यानी कि दोस्तों अगर इतिहास को पढ़े तो भारत दोस्तों हंसराज है, इसी ने ही दोस्तों अगर जाकर के चुगली नहीं करता जनरल डायर से तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो अंग्रेज अफसर जनरल डायर को जो मतलब कि कहा, तो ये हंसराज ने कहा था। अगला नोट है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में डॉक्टर सतपाल एवं सफुद्दीन चिपकू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कांग्रेस समिति के अनुसार इस कांड में हजारों लोग मारे गए थे। दोस्तों कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे दोस्तों। और दोस्तों ये क्यों हो रही थी? मतलब कि 1919 में जो रोलेट एक्ट बना था उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए, तथा जो अपने जो महान नेता थे सतपाल और सफुद्दीन चिपकू, इनको अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों इनको छुड़ाने के लिए ये अभियान चल रहा था, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कोई मीटिंग कर रहे थे लोग। इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद, यानी दोस्तों जब ये कांड हुआ था, कौन सा कांड? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और दोस्तों जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी। दोस्तों अंग्रेज हैं ये, इनको ये बड़ी बड़ी उपाधि देते थे ताकि दोस्तों जो बोलने चालने वाले जो लोग, मतलब दोस्तों जो ज़्यादा बोलते लोग हैं उनको बंद किया जा सके, मतलब कि दोस्तों उनको कुछ बेनिफिट, मतलब कि उनको बड़ा दिखाया जाता था ताकि दोस्तों ये लोग हैं अब उनका विरोध ना कर सके। इस तरह से दोस्तों ये उनको अलग अलग उपाधियां देते थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी और जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी। इस तरह से दोस्तों महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी और इन सभी ने दोस्तों ये उपाधियां वापस लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद हैं ये अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क पड़ता है, वहां पर हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन मतलब व्हाइट का मतलब है दोस्तों अंग्रेज तो व्हाइट ही तो होते हैं, तो अंग्रेज व्हाइट होते हैं तो व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा गया, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों का ही समूह था ये, यानी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और दोस्तों ये भारत में कानून बनाने के लिए आए थे और दोस्तों भारतीयों ने इनका विरोध किया कि अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत का कोई कानून बनाए, भारतीय खुद समझदार है कि वो अपने कानून खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों इस व्हाइट मैन एक्ट है या व्हाइट मैन कमीशन है, जिसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है, इसका विरोध किया था भारतीय लोगों ने। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में आया था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी लोग व्हाइट फेसेस थे, यानी व्हाइट लोग थे, मतलब कि अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 235, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में की? दोस्तों किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में की? दोस्तों जिस तरह से भारतीय लोगों ने भारत को मरवाया दोस्तों, लेकिन दोस्तों भारत में भी ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने इसका बदला भी लिया था। दोस्तों जनरल माइकल ओ डायर, यानी जनरल माइकल ओ डायर की हत्या करने वाले जो
थे सरदार उधम सिंह। दोस्तों सरदार उधम सिंह ने इस जनरल इस माइकल ओडायर को चैलेंज किया था कि तू यहाँ आकर के मेरे देशवासियों को मार रहा है तो मैं तुझे तेरे लंदन में सुरक्षित नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों ये उधम सिंह है, ये लंदन जाकर के इस जनरल ओडायर को भरी सभा में गोलियां मार करके आए थे, यानी भरी सभा में इसको मार दिया। लेकिन दोस्तों अंत में इनको भी फांसी हो गई थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने इसका बदला ले लिया, यानी इन्होंने जो वक्तव्य मुंह से निकाले थे उन्होंने पूरा कर दिया। सरदार उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर की हत्या बड़ी सभा में लंदन जाकर के करके आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो मतलब कि जो नेताजी की जो उपाधि दी, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र, यानी इनके पहले नेताजी लगाते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी की जो उपाधि दी है ये एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ये दोस्तों ये जर्मनी का महान चांसलर हुआ करता था। दोस्तों इसका जो साम्राज्य है वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट था और इन्होंने ही इनको ये उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 241। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 242। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243 है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध जो मैन या आदमी है ये किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 244। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बंदरजी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी है, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। 1919 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन के जनक कौन थे? 1919 के खिलाफत आंदोलन के जनक थे मोहम्मद अली शौकत अली। मोहम्मद अली शौकत अली है, ये 1919 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन के जनक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो पाकिस्तान है ये सबसे पहले किसके माइंड में आया? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को जनरेट किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 248। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। दोस्तों महिलाओं के मतलब की जो अधिकार है उनका संरक्षण करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 239। ब्रह्म समाज एवं आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज एवं आत्मीय सभा की स्थापना है ये राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। तो ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय। और दोस्तों आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 250। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 251। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन 252। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना है ये दास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों दास बिहारी बोस ने ये जो आजाद हिंद फौज की स्थापना ये की थी। दोस्तों ये हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, ये जापान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पर हुई थी ये आजाद हिंद की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये क्यों की गई थी? दोस्तों मतलब कि उस समय ये क्या हुआ था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो दोस्तों अंग्रेज सरकार पूरी उधर बीजी थी और दोस्तों यहाँ पर ये सभा मतलब कि ये हिंद फौज बनाई गई ताकि दोस्तों हिंदुस्तान को आजाद करने में अहम योगदान मिल सके। किन्होंने की? रास बिहारी बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 253। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? आजाद हिंद सरकार की स्थापना, दोस्तों आजाद हिंद सरकार की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254। दोस्तों यहाँ पर आप देख कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दोस्तों आजाद हिंद सरकार है, वहां पर दोस्तों आजाद हिंद फौज है, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने, वहां पर रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 255, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। दोस्तों 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो फाइट हो रही थी उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का जो स्लोगन दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया? साम्राज्यवाद का नाश हो ये भगत सिंह ने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258, विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध झंडा गीत किसकी रचना है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? यदि भारत मरता है तो कौन जिंदा रहेगा भाई? ये नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर भारत मरता है तो कौन जिंदा रहेगा, मतलब कि कोई जिंदा नहीं रहेगा अगर भारत, यानी भारत अमर रहेगा जब तक दोस्तों इस दुनिया में मतलब कि किसी भी चीज का वर्चस्व है, किसी भी देश का वर्चस्व है तो इंडिया का वहीं पर वर्चस्व रहेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की थॉट प्रोसेस थी, यानी हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रामप्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो इकबाल की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसकी है? तो इकबाल की। अगला क्वेश्चन नंबर 262, मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की खील साबित होगी, ये कथन किसका है? यानी दोस्तों मेरे सिर पर लाठी की एक एक कील का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये कथन किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का है। यानी दोस्तों लाला लाजपत राय को मतलब कि अंग्रेज ने जब लाठी चार्ज की थी तब इन्होंने ये वर्डिंग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग नहीं की, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ही ठुकरा दिया, ये कथन किसका है? यानी मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ही ठुकरा दिया, ये कथन था अब्दुल कलाम आजाद का। किनका? अब्दुल कलाम आजाद का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत है ये राजा राममोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 264, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने इनको कायदे आजम का, किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 265, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 266, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्वतंत्रता की गई। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया। इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 267, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन 268, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने दी थी। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 269, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजंस थे कि कुछ इंपोर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से भारत इस समय स्वतंत्र नहीं हो सका। यानी दोस्तों अगर भारतीयों में कुछ कमियां भारतीयों में ही रही दोस्तों कि दोस्तों भारत के जो अधिकतर जो राजवड़ थे वो संगठित नहीं थे। इस तरह से दोस्तों जो 1857 है की क्रांति इसका कुछ विफलता के कारण रहे। और दोस्तों सभी जगहों पर अलग अलग टाइम पर ये क्रांति शुरू हुई थी। यानी दोस्तों मेरठ में कभी हुई थी, नसीराबाद में कभी हुई थी और राजस्थान में कभी हुई थी। तो इस अगर दोस्तों सभी क्रांति एक साथ होती, एक दिन से शुरू होती, तो दोस्तों हो सकता है कि 1857 में क्रांति में अपन सफल हो जाते। दूसरे दोस्तों अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर बहादुर शाह जफ्फर के स्थान पर अगर तात्या टोपे करते हैं, यानी दोस्तों जो बहादुर शाह जफ्फर थे वो बूढ़े हो चुके थे, मतलब कि उनकी एज काफी थी। अगर दोस्तों उनके स्थान पर एक यंग ब्लड तात्या टोपे अगर
1857 क्रांति का नेतृत्व करते तो शायद 1857 क्रांति में अपन को सफलता मिल सकती थी और 1857 की क्रांति में ही अपन आजाद हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? दोस्तों प्रथम जो वर्ल्ड वॉर था वो कब से कब तक लड़ा गया? तो 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा, यानी 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम वर्ल्ड वॉर चला था, यानी 4 साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया, यानी 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय जो विश्व युद्ध है यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 273, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? प्रथम भारत पाक यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बार युद्ध हो चुका है। जो प्रथम बार हुआ था वो होता 1965 में। कब? 1965 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274 है, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ? दोस्तों द्वितीय भारत पाक युद्ध है ये 1971 में हुआ था। दोस्तों 1965 में जो पाकिस्तान वाले ने सोचा कि 1962 में दोस्तों चाइना से पहले युद्ध हो चुका था, इस कारण से पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था खराब थी, इसलिए दोस्तों उन्होंने सोचा कि 1965 के वार में अपन जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों 1965 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274, द्वितीय भारत पाक युद्ध। दोस्तों दूसरा जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था, और दोस्तों इसी वर्ष में जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर के आया था, यानी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये 1856 ईस्वी से लागू हुआ, यानी विधवा को विवाह की अनुमति दी गई। दोस्तों पहले विधवा हो जाती तो उसको विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी, सती प्रथा जैसे जो आडंबर थे वो किया जाता था, और दोस्तों विधवा को विवाह की अनुमति नहीं थी। तो ये दोस्तों 1856 ईस्वी से ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों ये स्पेशली हिंदुओं में होता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 276, दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों जो दास प्रथा थी दोस्तों, दास बनाया जाता था, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो दोस्तों दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम है, ये कब लागू हुआ? तो 1843 यानी 1843 ईस्वी में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम है दोस्तों मतलब कि महिला का अगर पति मर जाता था दोस्तों उसको आग में झोंक दिया जाता था, आग में जला करके मार दिया जाता था, इसको दोस्तों सती प्रथा बोलते हैं। इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो 1829 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 278, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से माना जाता है? दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ है ये इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। दोस्तों ये यहाँ पर विश्व का इतिहास शुरू हो गया है, यानी कि इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कहां से? इटली से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279, किसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? किसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? इटली के महान कवि दांते, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 280, क्वेश्चन नंबर 280 है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 281, द प्रिंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों द प्रिंस है ये मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 282, द लास्ट सफर और मोनालिसा किसकी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की पेंटिंग है? दोस्तों द लास्ट सफर एंड मोनालिसा ये दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा संपन्न किस व्यक्ति की पेंटिंग है? दोस्तों ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ये है लियोनार्डो द विंची। किसकी? लियोनार्डो द विंची की। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 283, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रसिद्ध कृति है? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, यानी दोस्तों ये 2 कृतियां हैं, ये किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। किसकी? माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृतियां। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध कृतियां हैं माइकल एंजेलो की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284, एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाली पुस्तक यूटोपिया के लेखक। दोस्तों यूटोपिया का अर्थ ही होता है मतलब कि आदर्श समाज। यूटोपिया का अर्थ ही होता है आदर्श समाज, जिसमें स्त्री पुरुष को समानता दी गई हो, और दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता हो, इस प्रकार के समाज का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करने का जो काम किया जिस पुस्तक ने, जिसका नाम है यूटोपिया। ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है टॉमस मूर है। टॉमस मूर है ये
इस पुस्तक के लेखक यानी यूटोपिया के लेखक है टॉमस मोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285, किसने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया? किसने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया? तो मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 286, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। दोस्तों मार्टिन लूथर हैं ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 287, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कीर्ति है? रोमियो एंड जूलियट ये किसकी प्रसिद्ध अमर कीर्ति है? तो ये शेक्सपियर की अमर कीर्ति है। शेक्सपियर की अमर कीर्ति। दोस्तों ये बहुत ही फेमस थे, वर्ल्ड में फेमस है शेक्सपियर। मतलब दोस्तों एक हास्यकार भी थे, एक नाटककार भी थे और दोस्तों कई सारी इन्होंने कीर्तियां लिखी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 288, किसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों किसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? यानी किसको, जो अपना जो मॉडर्न जो मतलब कि जो प्रयोगात्मक यानी कि मतलब प्रैक्टिकल साइंस है इसका जो जन्मदाता है वो कौन है? तो रोजर बेकन को। रोजर बेकन ये इंग्लैंड से थे। इनको जो प्रैक्टिकल साइंस है यानी जो मॉडर्न प्रैक्टिकल साइंस है इसके मतलब कि जन्मदाता माना जाता है। किसको? रोजर बेकन को। अगला क्वेश्चन नंबर 289, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 290, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का जो चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था वे था मैगलन। मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। किसने? मैगलन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 291, अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे इनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 292, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना? दोस्तों अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का जो नायक था जो बाद में आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों और ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 293, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां से लागू हुआ था? दोस्तों संसार में सबसे प्रथम जो लिखित संविधान है वो कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लागू हुआ। कब? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और दोस्तों सबसे जो विशाल संविधान है लिखित संविधान वो भारत का है। अगला क्वेश्चन नंबर 294, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई जिसे आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है? यानी प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई जिसमें जो आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता? तो अमेरिका में। अमेरिका में सर्वप्रथम प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो 1860 को 1860 ईस्वी में ये अब्राहम लिंकन है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। यानी दोस्तों कई बार प्रयास के साथ तक 16 नवंबर के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन नंबर 296 है, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 297, समानता स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा किस देश की राजक्रांति की देन है? समानता स्वतंत्रता बंधुता का नारा किस देश की राजक्रांति की देन है? तो फ्रांस की। फ्रांस से है समानता स्वतंत्रता बंधुता, ये मतलब कि फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन नंबर 298, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? यानी मैं ही राज्य हूं मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14वें का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 299, क्वेश्चन नंबर 299 है, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये कथन किसका है? यानी 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर उत्तम शासन करता है, ये वोल्टेयर ने दिया था। वोल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन बहुत उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 300, नापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की। जो दोस्तों नापतोल में जो अपन जनरली जो यूज करते हैं दशमलव प्रणाली वो फ्रांस देश की देन है। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे यार, और क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। दोस्तों मैं भी बहुत मेहनत करता हूं और मेरी मेहनत है दोस्तों ये व्यर्थ न जाए, किसी के काम आए, इसलिए दोस्तों इसको जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि भूगोल का पार्ट और साइंस का पार्ट भी अपलोड करूंगा। और दोस्तों ये सारे पार्ट आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आपने PDF डाउनलोड नहीं की तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको दोस्तों आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली या तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे सर्च कर लें, या फिर दोस्तों आप मेरा जो नाम है चैनल का जो अजीज स्टडी IQ AJIJ अजीज स्टडी
IQ, ये दोस्तों आप वहाँ पे सर्च कर लें, यानी अजीज स्टडी IQ नाम सर्च करोगे तो मेरा जो चैनल का लोगो है ये बन के आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इसी लोगो से अजीज स्टडी IQ से मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है और चैनल भी है, तो PDF आपको चैनल पे मिलेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और दोस्तों जो मेरे सोशल नेटवर्क्स है इन पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और किसी भी समस्या का समाधान बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन नंबर 301 है, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यानी प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा किसने दी? तो अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन है दोस्तों, जो कई प्रयासों के बाद में, शायद कई बार ही फेल हुए थे इस राजनीति में, लेकिन दोस्तों उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोस्तों अंत में जाकर के ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति के रूप में निकल के आए। तो ये परिभाषा दी दोस्तों, ये प्रजातंत्र, प्रजा का यानी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जो चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है, ये इब्राहिम लिंकन ने दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 302, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी यानी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी भी बोल देते हैं, यानी अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 303, 1789 की फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुईस 16वें, यानी 1789 दोस्तों 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी जो इसको राजक्रांति भी बोलते हैं, ये लुईस 16वें के समय में हुई थी। तो दोस्तों लुईस 16वें को मतलब कि फांसी की सजा हुई थी देशद्रोह के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 है, लुईस 16वें फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो लुईस 16वें है ये फ्रांस की गद्दी पर 1774 में, यानी 1774 में ये राजगद्दी पर बैठा था। और दोस्तों इनको मतलब इनकी जो मौत है ये फांसी दे करके हुई थी, यानी कि इनके देशवासियों ने इनको देशद्रोह के रूप में फांसी दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 305, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 306, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा। नेपोलियन ने इंडिया को इंग्लैंड को, नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वाटरलू का युद्ध है, इसमें जो नेपोलियन है इसकी हार हुई थी, यानी दोस्तों मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नेपोलियन को हराया था बुरी तरह से। तो ये कब हुआ था? 18 जून 1815, यानी 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1815 में। अगला क्वेश्चन नंबर 308, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक है ये जोसेफ मैथ्सनी को माना जाता है। किसको? जोसेफ मैथ्सनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 309, इटली के एकीकरण की तलवार किससे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार है ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है। दोस्तों इटली का एकीकरण करने में गैरीबाल्डी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इसको इटली के एकीकरण के लिए तलवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 310, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैथ्सनी ने की थी। किसने? जोसेफ मैथ्सनी ने की थी यंग इटली की स्थापना। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 311, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया गैरीबाल्डी ने। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किस नाम से? लाल कुर्ती के नाम से गैरीबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 312, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो हिंदी क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो। ये कथन किसका है? तो जोसेफ मैथ्सनी, यानी कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो दोस्तों क्रांति का नेतृत्व ये नव युवकों यानी यंग ब्लड को दे दे, ताकि क्रांति का मतलब कि ज्वाला अधिक बढ़के। तो ये जोसेफ मैथ्सनी के वर्डिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 313, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ओटो वन बिस्मार्क को जाता है। ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है। दोस्तों इन्होंने रक्त मतलब कि एक सख्त नीति यानी लोहे की नीति अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण में ओटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 314, क्वेश्चन नंबर 314, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में। जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था, वो हुआ था मई माह में हुआ था 1848 में। 1848 में मई माह में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था जर्मनी में। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 315, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन? जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 314, राइट्स ऑफ मैन यानी कि मानवाधिकार, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? दोस्तों ये टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 315,
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है दोस्तों। जो औद्योगिक धंधे हैं, जो औद्योगिक क्रांति है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। जब दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति फैल रही थी तो भारत में भी औद्योगिकरण फैल रहा था। यानी जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति फैल रही तो भारत में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जैसे दोस्तों जो हथकरघा वाले, जो मतलब छोटे छोटे जो बुनकर थे, मतलब उनका काम है वो समाप्त होता जा रहा था, हालात खराब होते जा रहे थे जब औद्योगिक क्रांति फैल रही थी। यानी दोस्तों ये मशीनों से बहुत अच्छा माल कम समय में प्रोड्यूस कर देती थी। इस कारण से भारत में जो बुनकर थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे, वो मतलब कि बेरोजगार होते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 316, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमे में हुआ था, धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया वो जर्मनी ने किया। इंपोर्टेंट नोट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया और इटली शामिल थे। कितने राष्ट्र? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया और इटली शामिल थे। किस तरफ? धुरी राष्ट्रों में। और दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्रों के रूप में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 317, 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक था सन यान सेन। सन यान सेन 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के नायक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 318, चीन का राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? यहाँ पर किसने नहीं, किसको कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता है ये डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन जो 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक थे, इनको मतलब कि राष्ट्रपिता के रूप में कहा जाता है चीन का। इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 319, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1928 में चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 320, एशिया का कौन सा देश एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों एशिया के मरीज के नाम से चाइना एंड चीन को जाना जाता है। कौन सा देश एशिया का मरीज कहलाता है? तो चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 यानी 1921 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 322, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 323, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। किसको? मुस्तफा कमाल पाशा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324, जर्मनी में नाजी दल का नेतृत्व किसने किया? तो हिटलर ने। दोस्तों जर्मनी में जो नाजी दल था इसका नेतृत्व या रिप्रेजेंटेशन हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 325, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मिन कैम्प। दोस्तों हिटलर का जो पूरा नाम था वो एडोल्फ हिटलर था। क्या? एडोल्फ हिटलर। और इसकी आत्मकथा का नाम है मिन कैम्प, यानी मेरा संघर्ष। इसका हिंदी देखें तो मेरा संघर्ष, ये इसका हिंदी है यानी मिन कैम्प। अगला क्वेश्चन नंबर 326, हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में एक बंकर के अंदर दोस्तों उन्होंने अपने परिवार के साथ में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 327, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को कहां गिराया था? दोस्तों अमेरिका ने जापान पर जो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 में गिराया था वो हिरोशिमा शहर पर गिराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 328, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया? 6 अगस्त 1945 में दोस्तों जो हिरोशिमा पर जो प्रथम परमाणु बम गिराया गया था वो उस बम का नाम क्या था? उसमें कौन सा जो रसायन था यानी केमिकल कौन सा था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। और कौन सा जो पदार्थ था यानी कौन सा समस्थानिक था? तो यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 को डाला गया था। यूरेनियम 235 समस्थानिक को डाला गया था यानी आइसोटोप्स को डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 329, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर डाला गया परमाणु बम कौन सा था? दोस्तों 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर परमाणु बम डाला गया था, उसका नाम था फेटमैन। क्या? फेटमैन। और दोस्तों कौन सा परमाणु जो एटम था? तो ये प्लूटोनियम 293। कौन सा? प्लूटोनियम 293 को डाला गया, यानी इस रसायन को डाला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 330, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भाषा, यानी संविधान में अगर देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा जरूर है। तो भारत की राष्ट्रीय राजभाषा क्या है? तो हिंदी है, भारत की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 332, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय राजवाक्य है। अगला क्वेश्चन है यानी भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन नंबर 333, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन 334, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका जो मतलब कि जो वनस्पतिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेसिस। क्या? फाइकस
बेंगालेसिस, ये इसका वानस्पतिक नाम है किसका, बरगद का, जो कि अपना राष्ट्रीय वृक्ष है, इसलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 335, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 336, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। क्वेश्चन नंबर 337, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो श्वेत पत्र। दोस्तों अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय दस्तावेज होते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 338, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो दोस्तों भारतीय मूल के लोग थे, जो दोस्तों नेपाल से थे। इनका नाम था तेंजिंग नार्गे। कौन? तेंजिंग नार्गे, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों इनके साथ में उनका एक साथी भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 339, क्वेश्चन नंबर 339 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मालंकर। जीवी मालंकर ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 340, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो विदेशी व्यक्ति थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों इन्होंने अपने जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें अहम योगदान दिया था, और ये दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान के थे। कहाँ के थे? तुर्कमेनिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 341, क्वेश्चन नंबर 341 है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनापति कौन थे? जनरल के.एम. करिप्पा। भारतीय थल सेना के जो प्रथम भारतीय सेनापति थे वो थे जनरल के.एम. करिप्पा। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस तरह से दोस्तों मैंने इंपोर्टेंट 341 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसे शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर ले, पीडीएफ ले ले, अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और दोस्तों ये जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इसको एक बार पहले देख ले, और दोस्तों पीडीएफ को एक बार पढ़ ले। आपको इस जो वीडियो है, इस पीडीएफ है, इससे आपको मतलब कि मोस्टली अधिकतम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।